हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल प्रश्न पेपर कक्षा 10वीं विषय विज्ञान सेकेंड पार्ट है दोस्तों। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन के सॉल्यूशन उसमें किए थे। अब आगे का जो 17, 18 और 19 है उसमें का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे दोस्तों। पिछले साल भी मेरे प्रश्न पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो आपको ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न आंसर को नोट कर लेना है। तो देखते हैं 17 से। जल से किस प्रकार स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के निम्नलिखित उपाय होते हैं। सबसे पहले पानी को बॉयल कर देना चाहिए। बॉयल करने का मतलब है उसको उबालना चाहिए। कठोर जल को उबालने पर उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अब घटित होकर मैग्नीशियम या कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जिसको छानकर अलग कर सकते हैं। फार्मूला को लिखना है आपको दोस्तों, जैसा इसमें टाइप है ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है सोडा चूना द्वारा क्लार्क विधि। जब निर्धारित मात्रा में बुझा हुआ चूना कठोर जल में डालते हैं तो घुलनशील बाइकार्बोनेट अघुलनशील कार्बोनेट में बदल जाता है। तो ये फार्मूला को देना है, सेम टू सेम वही फार्मूला है जो पहले दिया गया था। ये कैल्शियम कार्बोनेट बदल गया और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी जब गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के उपाय निम्नलिखित है। तो देखिए, जल की स्थायी कठोरता पहले कपड़े धोने वाले सोडे द्वारा। कपड़े धोने का सोडा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का अपक्षेप बनाता है, जिससे अस्थायी कठोरता जो है दूर हो जाती है। ये फार्मूला को नोट कर लेना है दोस्तों। सेकेंड है आयन विनिमय पद्धति द्वारा। दो प्रकार के आयन विनिमयक का प्रयोग किया जा सकता है, उनके नाम है अकार्बनिक और अकार्बनिक विनिमयक। इसके अथवा में है दोस्तों संक्षारण किसे कहते हैं, आप इसे कैसे बचाएंगे। सामान्यतः संक्षारण शब्द का उपयोग धातुओं के ऑक्सीकरण के लिए होता है। विभिन्न पर्यावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप धातु अपने ऑक्साइड में बदल जाती है, जिससे उनके भौतिक रासायनिक गुण का ह्रास होता है। यानी कुल मिलाकर आपने देखा होगा लोहे के में परत जम जाता है दोस्तों, जिसको जंग लगना कहते हैं। जंग लग गए है बोलते हैं, खराब हो जाता है वो जगह वो स्थान जो है। इसलिए उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए निम्नलिखित उपाय है। पहला तो पेंट लगा देते हैं। देखिए बारीक सा पेंट लगाते हैं, लोहे की चीजों पर तेल या ग्रीस का परत लगाते हैं। धातु की सतह पर पेंट करने से उसका संबंध हवा और नमी से नहीं हो पाता है। गैल्वेनीकरण, वो लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने से भी जो है जंग नहीं होता है। मिश्र धातु का निर्माण, दो धातु को मिलाकर नया धातु बना लेते हैं, जिसे अपन मिश्र धातु कहते हैं। अगर अपने घर या कार्यालय में ऊर्जा की बचत के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। ऊर्जा को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। उपयोग में न आने पर पंखे, लाइट व विद्युत से आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। विद्युत, लाइट आदि उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। पानी के नल खुले नहीं छोड़ना चाहिए। सब्जियां पकाते समय बर्तन को ढक कर रखना चाहिए। खाना पकाने के लिए केवल पानी की आवश्यक मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए। दालों को पकाने से पहले कुछ समय तक भिगो कर रख देना चाहिए। अधिक दक्ष उपकरणों का प्रयोग कीजिए। ईंधन बचाने के लिए अपने वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कीजिए। वाहन द्वारा कार्यालय अकेले जाने की बजाय आप अपने सहकर्मियों को भी साथ ले जा सकते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाना है और विद्युत घंटी का भी व्याख्या करना है। तो देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, जिसे अपन चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत घंटी, इसमें यू आकार का विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक के बीच में नम लोहा रखा जाता है, जिसे क्रोट कहते हैं।
तो पूरा प्रक्रिया इसमें बताया गया है। आपके स्कूल में लगा होता है दोस्तों, घंटी बजाते हैं तब छुट्टी होता है बच्चों का, आपने देखा है ना। विद्युत चुंबक के सिरों के पावर सप्लाई बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिसके बीच में पुश बटन भी लगा है। चित्र में दिखाया गया है, देखिए नीचे में। विद्युत घंटी का पुश बटन दबाने पर विद्युत चुंबक की कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिससे नम लोहे की क्रोट चुंबकित होकर बार बार कंपन होता है। कंपन होने से लोहे की छड़ पर पड़ता है तो आवाज ध्वनि उत्पन्न होता है। ऐसे करके आपको वर्णन करना है। यह है विद्युत चुंबक जो घंटी है उसका चित्र बना लेना है ऐसे। इसके बाद प्रश्न 19 है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। क्षेत्र यानी कि 3 प्रकार का होता है दोस्तों विभिन्न भाग में, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। प्रमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा सामने का भाग होता है। यह अनुदैर्ध्य में 2 आधे भागों में बटा होता है। दायां और बायां प्रमस्तिष्क गोला आकार का होता है। प्रमस्तिष्क के बाहरी भाग में कॉर्टेक्स तंत्रिका कोशिका का कार्य में स्थित होते हैं। यह भाग धूसर रंग का होने के कारण इसे धूसर द्रव्य भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों बुद्धि, चेतना और इच्छा शक्ति का केंद्र। अनुमस्तिष्क, यह प्रमस्तिष्क के बीच में होता है, एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें गुथावट नहीं होती किंतु अनेक खिंचाव होते हैं। इसमें बाहरी भाग में धूसर द्रव्य भरा होता है। अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशी गति को क्रियान्वयन करना होता है। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है जो खोपड़ी के आधार में स्थित होता है। यह त्रिकोण आकार का है। पीछे मेरुरज्जु जो पीछे वाला होता है ना, उसी को अपन मेड्यूला ऑब्लिंगेटा कहते हैं। यह हृदय की गति है, नैच्छिक क्रिया का कार्य है आदि को नियंत्रित करता है। अथवा इसमें को भी बना सकते हैं आप, यौनावस्था है, यौन आरंभ है, उभयलिंगी है, ओविपेरस है, विविपेरस है, फीटस भ्रूण, ये सब की परिभाषा लिखना है। तो जीवन की अवस्था जब 11 से 18 वर्ष के बीच होती है तब इसको यौवन अवस्था कहते हैं दोस्तों। यौन आरंभ, मनुष्य जीवन में परिवर्तन का वह काल जो मनुष्य को प्रजनन योग्य बनाता है, यौन आरंभ कहते हैं। उभयलिंगी, नर मादा जननांग को एक ही जीव में पाया जाता है तब इसको उभयलिंगी कहते हैं। ओविपेरस, ऐसे जंतु जो अंडे देती है उसे ओविपेरस कहते हैं। विविपेरस, सभी स्तनधारी जीव जिसमें शिशु माता के गर्भ में वृद्धि करता है तथा निश्चित समय पश्चात मादा शिशु को जन्म देती है। भ्रूण, प्राणी विकास की प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दोस्तों, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग जल्दी जल्दी कॉपी पेन उठाकर नोट कर सकते हैं। ओजोन परत के अपक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? फ्लोरोकार्बन है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वनीकरण से। देश में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। जैविक खाद के निर्माण में शामिल है घास फूस, सूखे पत्ते, पशुओं का मलमूत्र। अब नोट करते चले जाइए। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8। मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण के दोष लिखना है। प्रश्न 10 है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए 2। प्रश्न 11वां है, उत्प्लावन बल क्या है? प्रश्न 12 है, घर्षण से होने वाले 2 लाभ लिखना है। ऊर्जा संकट से क्या समझते हैं? नोट कर लीजिए। प्रश्न 14 है, ताप विद्युत संयंत्र में होने वाले ऊर्जा रूपांतरण की सूची बनाइए। जैव विविधता के संरक्षण की 3 विधियां लिखिए। इसके बाद है नव डार्विनवाद से क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण की मुख्य प्रक्रिया कौन सी है?
मनुष्य के स्वतंत्र तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। इसके बाद इंग्लिश मीडियम का